ध्यान सुनेंगे बच्चों। जैसे आप एक लाइन में दो ऑब्जेक्ट को देखिए, जैसे ये दो पेन है, हम एक लाइन में देख रहे हैं ऐसे, तो एक जगह से अगर हम देखेंगे, देखना ध्यान से, एक आंख बंद करके देखो आप, एक के पीछे एक दिख रहा है, दूसरा आंख से देखो तो तुमको दिखेगा थोड़ा सा बगल हो गया, दिख रहा है क्या? थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखो आप, आंख लेफ्ट आई से देखो, फिर राइट आई से देखो, तो क्या हो रहा है, मेरा ये आंख यहाँ है, ये आंख है, इनके बीच कुछ डिस्प्लेसमेंट है, दिख रहा है? आंख के दो अलग अलग पोजीशन है, मान लो यहाँ पे 2-3 सेंटीमीटर का गैप है, तो आप एक ही स्ट्रेट लाइन में दो ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग देखोगे तो इनके बीच में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, ऐसा लगेगा ये थोड़ा इधर चला गया, ये थोड़ा इधर चला गया। अब एक चीज और करके देखो आप, इसको पास में लाओ, पास में लाओ, चिपका दो, चिपका दो, उसके बाद देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, तो भी ये चिपका हुआ ही लग रहा है ना? अलग तो नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये दूर हो गया तो आप लेफ्ट आई से देखोगे तो दाएं दिखेगा, एक वाला, एक पीछे वाला, और राइट आई से देखोगे तो कैसा दिखेगा? बाएं दिखेगा। तो इसी को पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है? फिर से सुन लीजिए, अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा हो और आप अपने आंख के पोजीशन को बदल बदल के उसको देखो, तो आपको ऑब्जेक्ट के दोनों पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, ऐसा दिखेगा, एक यहाँ एक यहाँ टेढ़ा, दिख रहा है क्या ऐसा? और जैसे जैसे आप पास मिलाओगे तो पैरेलैक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? याद रखना। तो आप पढ़ लो, यहां लिखा हुआ, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर सीन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में दो ऑब्जेक्ट है आपके, देखना है यहां पे, एक स्ट्रेट लाइन में आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, और आप यहां से देखो इसको, तो आप देखोगे तो इनमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, ऐसा दिखेगा आपको कि थोड़ा ऐसे ऐसे सामने है लेकिन बाजू में दिखेगा आपको, दिख रहा है ना? फिर से आप आपके पास दो पेन हो तो ऐसा प्रयोग करिए, ऐसे रख लीजिए और देखिए, लेफ्ट आई से देखिए, राइट आई से देखिए, दिख रहा है? ऐसे ऐसे करिए लेफ्ट राइट, तो लगेगा थोड़ा बगल हो रहा है, इधर उधर। तो यही जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट, पहले आपको यहां दिखा फिर यहां दिखा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, उसी को हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है? कब ऐसा दिखेगा? जब अपने आईज को आप साइड वाइज मूव करो, साइड वाइज मतलब एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है? अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो पैरेलैक्स इंक्रीज होगा। अगर इतना दूर रख लोगे, आप कर सकते हो, देखो, अगर आप इतना दूर रख लोगे और फिर देखोगे तो अरे बाप रे बहुत दूर दिख रहा है यार, तुम देखना, एक काम करो, देखो इतना दूर दिखेगा, ज्यादा दूर दिखेगा, पास में रख लो, थोड़ा सा दिखेगा, दिख रहा है बात? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स increases, then parallax increases, ठीक है? एंड पैरेलैक्स जीरो कब होगा? बताओ बच्चों, पैरेलैक्स जीरो कब होगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह लाके रख दो। इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड at the same place, then parallax is zero। देखो एग्जाम्पल, या आप आई रखो और यहीं पर ऑब्जेक्ट रखो दोनों, अब बताओ इसमें पैरेलैक्स कितना होगा? जीरो। क्या तुमको अलग अलग पोजीशन दिखेंगे? पैरेलैक्स मतलब ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो एक ही जगह दिखेगा। ये देखो चिपका कर रख लिया, ऐसे देखो, लेफ्ट रखो, राइट देखो, कैसे भी देख लो, ऐसे 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 ऐसे, वही दिख रहा हो, आगे पीछे तो हो नहीं रहा, दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना? ये लगेगा इसका पोजीशन बदल रहा है। चलिए, तो पैरेलैक्स समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में आने वाले, जबकि एक के पीछे एक है ऑब्जेक्ट को, अगर आप आंख के पोजीशन को बदल के, आइस के पोजीशन को बदलना है, देखोगे तो उनके पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा आपको। ऑब्जेक्ट के जो दो पोजीशन होंगे उनमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, उसी को पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर सीन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड द आई इज मूव साइडवेज, जब ऑब्जेक्ट को हम देखें स्ट्रेट लाइन वाले ऑब्जेक्ट को और आंख को साइड वाइज मूव करें, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो उनके बीच में दिखेगा उसी को बोलेंगे पैरेलैक्स। चलिए, नोट कर लिया आपने?
नोट कर लिए क्या बच्चों? छोटा छोटा ऐसा टॉपिक है कंजुगेट फोकी। ठीक है, आपको हम एक कहानी दिखाते हैं, देखिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर आप बियॉन्ड सी रखो, ऑब्जेक्ट को अगर आप बियॉन्ड सी रखो तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच में। सुनेंगे ध्यान से, ऑब्जेक्ट को अगर आप बियॉन्ड सी रखो तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच में, पहली बात। या दूसरी बात आपने सुना होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम रख दें इंफिनिटी पे तो इमेज बनता है फोकस पे। ये सब बातें सुने हैं। अब आपने ये भी इसका उल्टा भी सुना होगा, आपने इसका उल्टा भी सुना होगा। क्या सुने उल्टा? अगर ऑब्जेक्ट को रख दे हम बिटवीन सी एंड एफ, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज चला जाएगा बियॉन्ड। मतलब ये दोनों पॉइंट के बाद में सोचो, ये पॉइंट ए पॉइंट बी जो भी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बारे में सोचो। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को इमेज से बदल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा यार, दोनों सही है। फिर से, अरे यहां ऑब्जेक्ट रखो यहां इमेज बनेगा, यहां ऑब्जेक्ट रखो यहां इमेज बनेगा, खत्म। सेम है कि नहीं? तो इनको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट फोकी। ऐसे पॉइंट के पेयर, ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट, देखो ये दोनों पॉइंट का पेयर है जिसमें ऑब्जेक्ट को इमेज से इंटरचेंज करने पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स जहां पर ऑब्जेक्ट को इमेज से इंटरचेंज किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पेयर हैं, एक है ये और ये, एक है इंफिनिटी और फोकस। इंफिनिटी और फोकस आपस में कंजुगेट फोकी है, समझ रहा है? सी भी खुद में कंजुगेट है, सी सी, बिकॉज सी पे ऑब्जेक्ट रखो तो। अब देखो समझ में आ रहा है? बहुत सारे कंजुगेट फोकी नहीं भी होते हैं। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को रखे सी और एफ के बीच, तो इमेज कहां चला गया? अंदर। अब बताओ क्या तुम ऑब्जेक्ट को अंदर रख के इमेज यहां बना सकते हो? नहीं बनवा सकते। तो ये कंजुगेट फोकी नहीं है। तो कंजुगेट फोकी सिर्फ रियल इमेज के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है? रियल इमेज के लिए। इसका डेफिनेशन क्या है? द पेयर, पेयर होना चाहिए, द पेयर ऑफ टू पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, the pair of 2 points on principal axis such that ऐसा पेयर होना चाहिए such that the position of object and image can be interchanged। ऐसे दो पेयर के पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट के और इमेज के पोजीशन को बदला जा सकता हो आपस में, मतलब पॉसिबल हो कि आप इसको यहां रखो इसको यहां, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इज कॉल्ड कंजुगेट फोकी। अगला पॉइंट याद रखो कि यह सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज के लिए वैलिड है। इट इज ट्रू फॉर रियल इमेज ओनली। ये रियल इमेज के लिए वैलिड है, वर्चुअल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, एग्जांपल, रियल इमेज कौन बनाता है बताओ? कॉनकेव मिरर। कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। तो कंजुगेट फोकी सिर्फ कॉनकेव मिरर हो सकता है। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल हो गया इंफिनिटी and focus are conjugate foci। दूसरा, beyond C and between C and F।
समझ में आया कंजुगेट फोकी आपको? ऐसे दो पॉइंट के पेयर जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इमेज से बदल सकते हो, उसको हम लोग कंजुगेट फोकी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया होगा आपने। देखो, अगर तुम बड़ा अपर्चर का कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर यूज किए, ध्यान देंगे, आपने कॉनकेव मिरर लिया जिसका अपर्चर बड़ा है, अपर्चर बड़ा मतलब ऐसा बड़ा सा, और उसमें अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालोगे तो ऐसा देखा जाता था कि जो ज्यादा क्लोज आया वो एक जगह मिला, समझना मेरी बात को, जो लाइट रे ज्यादा क्लोज आया वो एक जगह मिला, और जो लाइट रे दूर आया वो अलग मिला थोड़ा सा। ये देखो, समझा? यहां पर मतलब तुमको क्या दिख रहा कि सबके सब एक ही जगह नहीं कट रहे, सब लाइट रे एक जगह नहीं कट रहे हैं। जबकि आपको क्या पढ़ाया गया है, आपको क्या पढ़ाया गया है कि जब भी पैरेलल लाइट आएगा तो कहां पे जाकर के मिलेगा? फोकस पे। तो कोई बोला नहीं मिल रहा सर, ये यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा। तो याद रखिए, हम आपको एक डायलॉग भी बोले थे कि जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो सब पैराक्सियल रे के लिए सत्य है। पैराक्सियल रे क्या होता है? जो बहुत क्लोज आया, तो जो दूर आया वो अलग मिलेगा और जो पास में आया वो अलग मिलेगा। फिर से सुने, जो पैराक्सियल रे होता है, ये देखो, ये मान लो पैराक्सियल रे है, तो पैराक्सियल रे अलग कन्वर्ज होता है, एक जगह अलग कन्वर्ट, एक जगह अलग पॉइंट पे कन्वर्ट होगा। अच्छा, जो मार्जिनल रे है, जो दूर वाला, इसको मार्जिनल बोलते हैं, जो मार्जिनल रे है वो अलग कन्वर्ज हो रहा। इस तरह से उसका एक कोई फिक्स फोकस नहीं मिलेगा आपको। तो जब कभी किसी मिरर में ऐसा होने लगे तो इस घटना को स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं। क्या स्फेरिकल एबरेशन? तो पैरेलल आने वाले लाइट रे एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो रहा हो, इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? स्फेरिकल एबरेशन, गोलीय विपथन, इसको विपथन बोलते हैं। यानी पथ इनका भटक गया, रास्ता भटक गया है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? बहुत प्रॉब्लम की बात है। क्यों? इमेज बराबर नहीं दिखेगा इसमें, ऐसे में इमेज बराबर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके इमेज का कुछ पार्ट यहां दिखेगा, कुछ पार्ट यहां ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। समझ में आ रहा है? इमेज क्लियर दिख ही नहीं सकता। इमेज किसको बोलते हैं? जब सारे लाइट रे एक जगह कटेंगे तो वहां इमेज का निर्माण होगा। अब कोई यहां कट रहा, कोई यहां कट रहा, तो इमेज कैसे बराबर बनेगा? इससे क्या फायदा होगा? ड्यू टू इट द इमेज गेट ब्लर्ड, द इमेज गेट ब्लर्ड हो जाएगा, इमेज आपका ब्लर हो जाएगा, बराबर दिखेगा नहीं। ठीक है, इमेज अगर आपको देखना चाहते हैं तो देख, आपको ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हो कि ओनली पैराक्सियल रे रेस कन्वर्जेज एट फोकस। फोकस पर सिर्फ कौन सा रे पहुंचेगा? पैराक्सियल पहुंचेगा। ये इसका असली फोकस है, यहां पहुंचा ही नहीं, बाकी कोई कहीं भी जा रहा। सॉरी, ये पैराक्सियल रे मिल रहा, ये फोकस है, ये फोकस नहीं है। तो मार्जिनल रे कहीं भी जा सकता है, लेकिन पैराक्सियल रे फोकस पे आएगा। तो हमने बोला भी था आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर में कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ऑल आर वैलिड फॉर पैराक्सियल रे। अब सवाल है इस प्रॉब्लम से बचेंगे कैसे? रिडक्शन ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन को कम कैसे करेंगे? तो स्फेरिकल एब्रेशन को कम करने के लिए सबसे पहला तरीका है पैराबोलिक मिरर यूज करो। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे सभी लोग। पैराबोलिक समझता होगा ना, पैराबोला ऐसा बनता है। इसमें क्या होगा? ज्यादा जो दूर वाला लाइट हो तो मिरर में घुसेगा ही नहीं, सिर्फ सारे लाइट कैसे बन के घुसेंगे? पैराक्सियल। सारे लाइट कैसे बन के घुसेंगे? पैराक्सियल। जब सारे लाइट पैराक्सियल बन के घुसेंगे तो एक ही जगह मिलेंगे ना। तो इस प्रॉब्लम का समाधान है, क्या समाधान है कि आप कैसा मिरर यूज करें? पैराबोलिक मिरर यूज करें। पैराबोलिक मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता, याद रहेगा।
याद रहेगा कि आगे फिर पूछेंगे हम ये चीज। पैराबोलिक मिरर यूज करें, पैराबोलिक में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। दूसरा तरीका है बच्चों इसको कम करने का, कि हमने क्या बोला, जब बड़े एपर्चर का मिरर यूज करोगे, देखो जब आप लार्ज एपर्चर का मिरर लोगे तब ये होता है, ठीक है, लार्ज अपर्चर। तो आप स्मॉल अपर्चर का मिरर लीजिए, मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर कैन बी यूज्ड। स्मॉल अपर्चर के मिरर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका स्फेरिकल एब्रेशन। छोटे छोटे हमने 3 टॉपिक पढ़ाया, पैरेलैक्स, कंजुगेट फोकी, स्फेरिकल एब्रेशन। तीनों में कोई ना कोई एक मार्क में आ ही जाता है आपके पेपर में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो पहला था यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आपने 3 यूज देखा होगा, 3 यूज देखे होंगे। पहला यूज होता है डेंटिस्ट के द्वारा, बाय डेंटिस्ट। क्या करता है डेंटिस्ट, वो क्या करता है, अपने दांत के बड़े बड़े इमेज दिखता है, टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। अपने दांतों को बड़े बड़े इमेज देखता है। कैसे, आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर में जब आप फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज बड़ा सा बनता है, वर्चुअल बनता है, जानते होंगे ना। तो आपके डॉक्टर क्या करता है, दांत में एक चम्मच जैसा ऐसा कुछ डालता है, उसमें मिरर लगा होता है, उस मिरर में वो दांत को देखता है एकदम पास से, तो बड़ा सा इमेज दिखेगा, ठीक है, और बड़ा सा इमेज दिखेगा और वर्चुअल दिखेगा। तो ये लार्ज इमेज देख सकता है दांत का, ठीक है। दूसरा इस्तेमाल है बच्चों, दूसरा इस्तेमाल है इन सर्च लाइट। सर्च लाइट क्या होता है, खोजने वाला लाइट, बॉर्डर ऑर्डर पे लगा रहता है, देखे हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर की एक और खास बात है, ये देखो, कॉनकेव मिरर की एक और खास बात है कि अगर आपने यहां बल्ब लगा दिया तो बल्ब से लाइट जब निकलेगी तो देखो मिरर से टकरा के कैसे बन जाएगी, पैरेलल। मिरर से टकरा कैसा बन जाएगा, पैरेलल। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसे हम यहां लाइट लगा दिए तो ऐसा लाइट फेंकेगा पैरेलल, जैसे टॉर्च से निकलता है। तो देखोगे ना पिक्चर में सीमा उमा पे लगा रहता है, बॉर्डर पे से दुश्मन को देखते हैं। तो ये सर्च लाइट है। क्यों सर्च लाइट में यूज करते हैं, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, because it can produce parallel beam of light। क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तीसरा इस्तेमाल है बच्चों सेविंग मिरर। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में क्यों, क्योंकि इसमें भी बड़े बड़े फेस के इमेज दिखेंगे। जैसे आप सेविंग करोगे, पास से करोगे तो आपका चेहरा बड़ा दिखेगा, उससे क्या होगा, एक भी बाल जो है सेविंग का छूटेगा नहीं तो क्या होता है, प्लेन मिरर में करोगे तो बाद में तो यहां बाल छूट गया, यहां छूट गया, दिखता नहीं। तो सेविंग मिरर क्या के लिए, टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, आपके चेहरे का बड़ा इमेज ये दिखा सकता है, ठीक है। तो ये यूज आप 10th में भी पढ़े होगे, जानते होगे। जल्दी से हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अगला इस्तेमाल आता है कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का एक ज्यादा यूज है, सब लोग जानता है, रियर व्यू मिरर। रियर मतलब होता है ज्यादा, रियर मतलब क्या होता है, ज्यादा व्यू। देखो कॉन्वेक्स मिरर का, देखो इधर कॉन्वेक्स मिरर का एक खास बात है कि इसमें लाइट ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है, फिर लाइट ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है। तो आपको बच्चों ये ऐसे देखो, इतने दूर की चीजें दिख रही है, समझ में आ रहा है। तो आप देखो आपके बाइक में छोटी सी साइड मिरर है, बाइक में देखना, और छोटी सी साइड मिरर में आप देखोगे तो पूरी कॉलोनी दिखती है पीछे की।
दिखती है कि नहीं दिखती है? क्यों? इतने से मिरर में दिख रही। और आप रोड पे जा रहे हो तो उससे रोड में आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबा रोड दिखेगा। ये फायदा हो जाता है रियर व्यू। और उसके अलावा ये वर्चुअल और छोटा छोटा इमेज भी बनाता है, तो उससे भी फायदा है। तो रियर व्यू मिरर, जिसको आप साइड मिरर भी बोलते हो, जिसको आप साइड मिरर बोलते हो, याद रखना बुक वाले साइड मिरर नहीं बोल के क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर। तो क्यों रियर व्यू मिरर भी यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज वाइड रेंज, वाइड मतलब चौड़ा, रेंज ऑफ व्यू, बहुत रेंज ऑफ व्यू ज्यादा इसका, ठीक है। एंड इट फॉर्म इरेक्ट एंड स्मॉलर, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का सीधा और छोटा इमेज बनाता है बच्चों। ऑब्जेक्ट का बच्चों ये सीधा और छोटा इमेज बनाता है, विच हेल्प ड्राइवर टू सी द लार्ज ट्रैफिक बिहाइंड देम, जो ड्राइवर को मदद करता है पीछे से बड़ा सा ट्रैफिक देख सके, पूरा ट्रैफिक, पूरा गाड़ी दिख जाएगा उसको। ये भी लिख सकते हो तुम इसमें। दूसरा इस्तेमाल है बच्चों शॉप सिक्योरिटी मिरर, सुने हो? शॉप में लोग लगाता है ताकि पूरा पीछे का दुकान दिखते रहे, उनका चोरी नहीं होना चाहिए। वो भी इसी में आ जाएगा। तो देखोगे शॉप में, दुकानों में लोग लगा देते एक जगह, जहां पे दुकानदार बैठा वहां पे लगा दिया और पीछे की पूरी दुकान दिख रही है उसमें। समझ में आ रहा है? अब तो कैमरे का जमाना आ गया, पुराने जमाने में लगता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो आप एक बड़ा सा मिरर ऐसे, या मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पे आप जाओगे तो दिखेगा, आप दिल्ली वगैरह में जहां पे ड्राइवर रुकता है वहां पर उन्होंने मिरर लगा दिया। ड्राइवर मिरर में देख करके पूरी ट्रेन बाहर देख सकता है, ठीक है। मेट्रो में क्योंकि ड्राइवर बाहर झांकता नहीं है, उसमें खिड़की नहीं होती है वैसे कि बार बार झांकते रहे। नॉर्मल ट्रेन में ऐसे खींच जाग के देख लेता हो, लेकिन उसमें क्या अंदर से इसको देखना है कांच में बैठे बैठे, तो यहाँ पे एक मिरर लगा दिए कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स पूरा पीछे का ट्रेन दिखाएगा उसको, कौन सा ट्रेन में चल रहा है, लोग गेट बंद करना है नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो शॉप सिक्योरिटी मिरर मतलब वाइड रेंज ऑफ व्यू है, बहुत दूर तक का पीछे चीज दिखा सकता है, यही इस्तेमाल इसका। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स मतलब मिरर को कंबाइन करना है। इसमें क्या होगा, आपको 2 मिरर दे दिया जाएगा, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 2 मिरर में आता है। अब 2 मिरर होगा तो क्या होगा, थोड़ी सी कहानी पे हम लोग चर्चा कर ले। जैसे मान लीजिए हम एक मिरर दे दिए प्लेन मिरर और दूसरा मिरर दे दिए कॉनकेव मिरर, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे इस पे। फिर या प्लेन कॉन्वेक्स या कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी। अब यहां पर एक बार ऑब्जेक्ट रख देंगे हम लोग, और क्वेश्चन में बताया रहता है कि पहली बार इमेज कौन बना रहा है, ये बताया जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगा तो इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, ये भी फोटो बना सकता है, ये भी बना सकता है ना, दोनों, ये दोनों इमेज बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पहले इससे इमेज बनवाओ या पहले इससे बनवाओ। तो आपको लाइट रे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, बस आपको सोचना है ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें इमेज बनेगा, कहीं तो भी रियल बनेगा तो सामने ही बनेगा, वो तो डिपेंड करता है। तो तुमको अब याद होना चाहिए कॉनकेव में कैसे कैसे इमेज बनता है, याद है ना? 6 कंडीशन याद होगा, याद है? अच्छा, उसके बाद देखिए प्लेन मिरर में भी कैसे कैसे बनता है ये भी आपको याद है। तो मान लो इस मिरर ने इमेज बनवाया, ध्यान देना, इस मिरर ने सामने बनवाया, मैं पीछे बनवा लिया, मान लो पीछे बनवा लिया। तो अब इस इमेज का डबल से ये इमेज बनाएगा। थोड़ा सोचिए 2 मिरर है, 2 मिरर, नाई के दुकान वाली कहानी होगा। नाई के दुकान में 2 प्लेन मिरर लगी रहती है, तो आप देखते हो आप बैठे बीच में, तो इसमें भी इमेज दिख रहा है और इसका वाला इमेज इसमें दिख रहा है। वहां तो इनफाइनाइट बनता है, तो यहाँ इनफाइनाइट तक तो हम कर नहीं सकते। इसमें क्वेश्चन में बोला रहता है 2 इमेज बनवा के दिखाओ, 1 बना के दिखाओ, ऐसे। उतना नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते आप, ज्यादा से ज्यादा 2 इमेज बना सकते हो, उससे ज्यादा तो माथा पागल हो जाएगा, बना नहीं पाओगे, ठीक है। या दोनों प्लेन मिरर है तो आसान है, लेकिन एक प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स है तो दिक्कत होता है। बिकॉज प्लेन मिरर में अच्छी बात क्या है कि जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज, एक ही कहानी है, कुछ याद नहीं रखना है। लेकिन कॉनकेव में बड़ा कहानी अलग है। क्यों? अगर सी के आगे है तो अलग इमेज बनता है, एफ के आगे है तो अलग बनता है, तो इसीलिए ज्यादा इसमें नहीं पूछा जा रहा है। आप पूछ भी लिया तो हम लोग बता लेंगे, थोड़ा सोचने में दिमाग ज्यादा लगेगा।
तो इसको हम लोग आज करेंगे कि दो मिरर को आप कंबाइन करोगे तो कैसे होगा। तो आप सुन लीजिए, सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि क्वेश्चन में दिया रहता है पहला कौन सा मिरर है, तो पहला मिरर जो भी है उससे आप इमेज बनवा लो। उस इमेज का फिर से ये डबल इमेज बनवाएगा, ठीक है, उस इमेज का फिर से ये डबल इमेज बनवाएगा। तो इस इमेज को देखना समझना, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज इसके लिए, लेकिन इस मिरर के लिए ये किसके तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि इस मिरर से हम फिर से इसको देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो असली में है नहीं, असली में है नहीं लेकिन आप उसकी कल्पना कर रहे हो, मतलब हम समझे नहीं। अरे दो मिरर लगा दिए, ये ऑब्जेक्ट, तो आपको एक इमेज फाइनल दिखेगा, बट हम सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसने इमेज बनवाया होगा, यहां पर आई, फिर इस इमेज का ये डबल से इमेज और बनवाएगा पीछे, यहां पर कहीं, जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज, यहां पर I1, या I1 मान लो या I2, तो यही करना है। फिर इस I2 का फिर से ये डबल बनवाएगा ना, देखना पड़ेगा इसके कौन से कंडीशन में, इसके C के बाहर जा रहा, ये देखना पड़ेगा। मान लो इसका C यहां तक आ रहा है, तो ये बाहर जा रहा C के बाहर रहे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है, C और F के बीच में, तो यहां बनवाएंगे इमेज। फिर से इस इमेज का फिर से डबल बनाएगा, जितने दूर ऑब्जेक्ट I3 लिखो उतने देर इमेज, तो यहां बन गया। फिर से इसका ये बनाएगा, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। आ रही होगी बात समझ में, नहीं आया फिर से एक बार देखो, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि पहली बार इमेज कौन बना रहा है, ये दिया रहेगा, दोनों बना रहा होगा लेकिन दिया रहेगा। अब हम बदलते हैं, बदल के सोचते हैं, थोड़ा सा बच्चों बदल के सोचते हैं, देखना ध्यान समझना। मान लो यहां ऑब्जेक्ट रखे और हमने बोल दिया पहली बार इमेज प्लेन मिरर बना रहा है, हमने बोल दिया पहली बार इमेज कौन बना रहा है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या खास बात होता है कि जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज, चलो फट से बन गया। देखना इधर I1, इस मिरर का C और F दिया रहता है, मान लो ये F है, मान लो ये इसका C है, माना हुआ है सब, वो क्वेश्चन में दिया रहता है 20 40, ऐसा हम लोग अंदाज लगा लेंगे। अब देखो, अब इस I1 का ये इमेज बनाएगा, तो इस I1 का ये इमेज बनाएगा, क्या दिख रहा है तुमको, इमेज कहां है, C के बाहर, इमेज कहां है, C के बाहर। तो फिर ये इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां है, C के बाहर, तो इमेज कहां बनता है, C और F के बीच में, तो यहां बनेगा I2। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फिर से देख लो, बता दे रहे हैं। ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है सामने में। प्लेन मिरर में खास बात है जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज बना लिए। ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं हम। तो ये अब ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमको दिख रहा है इसका F और C यहां है, तो ये इमेज कहां दिख रहा है, C के बाहर। जब इमेज ऑब्जेक्ट C के बाहर रहे, इसके लिए ऑब्जेक्ट है नहीं, ये ऑब्जेक्ट C के बाहर रहे, आपने पढ़ा है ना, जब ऑब्जेक्ट C के बाहर रहे, याद करो पढ़ाया गया, तो इमेज बनता है C और F के बीच में, छोटा होता। यहाँ हाइट से मतलब नहीं है, बिकॉज पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट साइज। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनेगा C और F के बीच में, ये बन गया इमेज बनेगा बच्चों C और F के बीच में, ये बन गया बच्चों, ये बन गया। बोलो आ रहा है समझ में। अब आप चाहो तो और बना सकते हो, फिर से ये प्लेन मिरर इसका इमेज बनाएगा, फिर से। तो प्लेन मिरर में क्या खास बात है, जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज। देखो यहां पर I3 आ गया, फिर ये इमेज बनाएगा, फिर ये इमेज बनाएगा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, तो फिर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये एक प्लेन मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, जो कि इस मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्लेन वाले से, और इससे 30। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज। अच्छा, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट दे दिया तो ऐसे एरो बना के फिर आपको इमेज का हाइट भी निकालना पड़ेगा। बताते हैं हम, सब बताते, टेंशन नहीं। देखिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखे हमने, और क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए फाइंड द फाइनल इमेज
फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनाना है आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाए बंद कर देना, ठीक है। एज्यूमिंग ये M1 है, ये M2 है। एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। मानना है कि पहली बार रिफ्लेक्शन किसने किया? M1 ने। ध्यान देना बच्चों, मानना है पहली बार रिफ्लेक्शन किसने किया? M1 ने। चलिए अब बनाना चालू करते हैं। और इसका फोकल लेंथ दिया है, इसका फोकल लेंथ दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर। यह आपका कॉन्केव मिरर है और ये प्लेन मिरर है। अच्छी बात है। अब बताइए ध्यान से, पहली बार M1 बना रहा है, M1 यानी कॉन्केव। अब देखो कॉन्केव का फोकल लेंथ, इधर ध्यान दो, कॉन्केव का फोकल लेंथ बच्चों 20 है। कॉन्केव का फोकल लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे ये 30 है, यहां से 20 कुछ यहां हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया इसका, बिकॉज फोकल लेंथ तो 20 ही है ना। और फोकल लेंथ तो 20 है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 40 यहां पर आएगा, क्योंकि ये 30 पर है तो इससे थोड़ा आगे जाएगा। तो अब बताओ ये ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा है। यही चीज हम आपको सिखा रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया रहेगा जिससे आपको खुद समझना है। फिर से हम आपको बता दें, हमने इसका फोकल लेंथ देखा, क्वेश्चन में दिया है 20, तो उस फोकल लेंथ के हिसाब से, ध्यान देना, उस फोकल लेंथ के हिसाब से ये 20 हो गया। ये ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है तो 20 और उसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ 40 पे आ गया। 40 पे आ गया तो आप देखो कि 30 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा, यानी ऑब्जेक्ट C और F के बीच है। तो सभी लोग जानता है इमेज कहां बनेगा? C और F के बीच है तो बियॉन्ड C बनता है। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे वैल्यू। तो देखेंगे, ध्यान दें, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होने वाला है। यहां से लाइट चलेगा, देखो यहां से लाइट चलेगा और जाके रिफ्लेक्ट होगा। तो पहला रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट जाए, टकरा के वापस आए। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज किससे हो रहा? फ्रॉम M1 कॉन्केव मिरर से हो रहा। लाइट बनाने की जरूरत नहीं है, सोच के भी कर सकते हो आप, बट हम दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले फर्स्ट रिफ्लेक्शन। यहाँ कितने रिफ्लेक्शन की बात करना है? 2, यानी एक बार यहां टकराया, फिर इधर आके एक बार यहां टकराएगा, काम खत्म, 2 रिफ्लेक्शन हो गया। बस यही करना है। तो पहला बार ये इमेज बनाएगा, दूसरी बार ये बनाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला नहीं है। अगर 3 रिफ्लेक्शन बोलता तो 3 रिफ्लेक्शन बोलता, एक यहां पर, 2 यहां पर, तीसरा यहां पर, फिर से आते। समझ में आ रहा है ना? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से हो गया। तो M1 के लिए आपको देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा। अब आप साइन कन्वेंशन पढ़े होगे, साइन कन्वेंशन आपको याद दिला दे। देखना एक चीज समझना, साइन कन्वेंशन में जिधर इंसिडेंट रे जाता है, जिधर इंसिडेंट रे जाता है उधर कौन सा डिस्टेंस होता है? पॉजिटिव। अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट आ गए तो कौन सा साइन लेना है? निगेटिव। समझना क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि अभी मिरर ऐसा भी मिलेगा आपको उल्टा। जब मिरर ऐसा मिलेगा तो आप ऐसे जाओगे तो कैसा लोगे? पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसी आ रहा ना। इस पे लाइट ऐसे आएगा ना, नेगेटिव। इस पे लाइट ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? लाइट जिस रास्ते से आ रही है, लाइट आती है उस रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे आने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। और इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे तो कैसा होगा? निगेटिव। आ रहा है लाइट इधर और तुम ऐसे जा रहे हो तो निगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन याद रखो। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो मिरर ऐसा है तो लाइट इधर से आ रही है तो इंसिडेंट रे के आने का डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव, और अगर तुम इसके विपरीत गए तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव। 2 बातें क्लियर हो गई। और हर डिस्टेंस को पोल से नापना है। हर डिस्टेंस को कहां से नापना है? पोल से। चलिए अब देखते हैं। अब देखो बच्चों, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, टाइम, ये देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, तुम पोल से फोकस को नापोगे तो इधर साइड में आया तो इसका फोकस कैसा होगा? निगेटिव। ऐसे भी तुमको याद होगा कॉन्केव का फोकस निगेटिव होता है, बट आप रटो मत, समझो। फिर से बता रहे हैं, तो इधर इंसिडेंट रे जा रही है तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर आप पोल से इधर कुछ नापते तो पॉजिटिव लेते, बट आप इधर नाप रहे हो तो निगेटिव हो जाएगा भाई। तो फोकल लेंथ -20
ऑब्जेक्ट दूरी भी -30। अब आपको क्या पता करना है, यू एफ, तो भी पता करना है। भी का हमने शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, याद है, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, बताए थे क्या ये? मिरर फॉर्मूला पढ़ाते वक्त बताए होंगे। यस सर। यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, वेरी गुड। तो यू एफ, यू इंटू एफ करो तो -30 इंटू -20 अपॉन -30 और माइनस माइनस +20, समझा? ये माइनस प्लस हो गया, ये आ रहा है ऊपर में माइनस माइनस प्लस 600 डिवाइडेड बाई -10, ये आ गया 60 माइनस। अब देखो ये कहां बन रहा, -60 पे। चलिए इमेज हम बना लेते हैं -60 पे। देखो ये 30 है और ये 30 और 20 50, तो 60 पे तो और आगे आएगा, यहां आ गया। देखो यहां इमेज आ गया, ओ I1 -60 मतलब इधर साइड है, तो ये दूरी हो गया बच्चों 60। यहां साइन नहीं लिखते हैं, यहां ऐसे लिखते हैं। तो आपका -60 पे इमेज बन गया, सबको समझ में आ गया होगा। तो I1, ठीक है, तो फर्स्ट इमेज एट I1 एट 60 सेंटीमीटर, किधर साइड में, यह कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड। अब मेरे को एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, आप सोच भी सकते हो। ये पूरा 60 है, इस मिरर से 60 है, बिकॉज हम इस मिरर की बात कर रहे हैं। हर दूरी को मिरर के पोल से नापते थे, इसके पोल से 60 हुआ। अगर हम पूछे प्लेन मिरर से कितने दूरी पर है, प्लेन मिरर से कितने दूरी पर है, तो क्या बताएंगे हम लोग? प्लेन मिरर से कितने दूरी पर है बच्चों? 10 पे है। अच्छा अब चलो लाइट बना के देख लेते हैं। देखो लाइट इमेज कैसे बना के देख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा करना, बट आप बना लग सकते हो। देखो क्योंकि समझेगा, तो देखो ये यहां से लाइट टकराई होगी और इमेज पे लाइट आता है, याद है ना? इमेज कब बनता है, जहां पे लाइट आकर कटती है, ये लाइट। एक और लाइट ले सकते हो तुम इधर से, और फिर ये लाइट। देखो हम क्यों लाइट बना रहे हैं, बिकॉज इमेज बनने के लिए लाइट का कटना जरूरी होता है। आपको डेफिनेशन याद होगा, इमेज किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। तो ये लाइट रेज यहां आके कट रही होंगी, ओ तो यहां से लाइट गई आके यहां इमेज। अब देखो जब ये लाइट ऐसे आ रही है, थोड़ा समझना, जब ये लाइट ऐसे आ रही है तो इस मिरर पे भी टकरा रही है, तो फिर से ये भी इमेज बनवाएगा। तो अब समझना, अगला पॉइंट लिख रहे हैं, देखो सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, दूसरी बार रिफ्लेक्शन जो होगा वो ये करेगा। सोचो यहां से लाइट गया, टूम टकराया, इमेज बन गया। फिर जब लाइट ये आ रहा है तो इस पे भी टकराया है, तो इस फिर से ये भी इमेज बनवाएगा, डबल। तो दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पर होगा। दो ही रिफ्लेक्शन की बात करना है आपको। तो अब हम इस मिरर से बात करेंगे। देखो इधर ध्यान दें, तो अब आप देखिए ध्यान से कि I1 जो है, I1 acts as वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर। I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा प्लेन मिरर के, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। I1 एक्ट करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये प्लेन मिरर है, अब प्लेन मिरर से ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब कोई सोच रहा होगा सर ऑब्जेक्ट पीछे चला गया, भाई तो वर्चुअल बोल रहे हैं ना, काल्पनिक वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल की बात कर रहे हैं हम लोग। I1 किसके तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। अब बताओ, तो जब अब हम लोग डिस्टेंस लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान सुनना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेंगे वो कहां से लेंगे, प्लेन मिरर से लेंगे। तो प्लेन मिरर से कितने दूरी पर है, प्लेन मिरर से ये बच्चों है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब साइन थोड़ा समझना, साइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो लाइट ऐसे आ रही है, टक 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 ऐसे, यहां पोल होगा, तो इधर गए इधर गए तो बताओ कौन सा साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? बताइए बच्चों, माइनस होगा। माइनस होगा, आपको ऐसा लग रहा है, बट आप साइन कन्वेंशन समझे नहीं इसका मतलब। देखिए अभी बता रहे थे कि मिरर उल्टा रहा तो, मिरर ऐसा रहा तो, ये मिरर है, ये मिरर है, लाइट ऐसे आ रही है या ऐसे लाइट आई है, देखो इस पे लाइट इधर से आ रहा है, तो लाइट जिधर जाती है वो डायरेक्शन प्लस होता है, तो हम इधर गए तो हम तो प्लस साइन डायरेक्शन में गए ना, तो आप माइनस बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग रट लिए हो कि इधर साइड माइनस इधर साइड प्लस। भाई ये भी तो देखो मिरर पलट गया है, ये मिरर हम उल्टा बना दिए। और ऐसे समझना नहीं, आपको बस ये देखना है कि लाइट जिधर जा रही है उधर नाप रहे हैं क्या हम दूरी। देखो दूरी नापना पोल से चालू करो, ये पोल हो गया, मान लो इधर से हम इधर जा रहे हैं तो लाइट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, द डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे। याद रखना साइन कन्वेंशन का असली लाइन यही है, इंसिडेंट रे के तरफ अगर तुम डिस्टेंस नापोगे तो प्लस में आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा +10। अब देखो प्लेन मिरर में क्या खास बात होती है, प्लेन मिरर में खास बात होती है कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट उतने ही दूरी पर इमेज वो बना देगा। पढ़े ना ये चीज, ये हो गया I2 फाइनल इमेज, ये होगा -10 क्योंकि लाइट ऐसे आ रहा और आप इधर नाप रहे हो, ठीक है। तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस भी 10 होगा, -10 हो जाएगा। क्यों -10 होगा? क्योंकि आपको याद होगा प्लेन मिरर में हमने ही पढ़ा है u इक्वल टू या v इक्वल टू -u, पढ़ा है ना हमने। प्लेन मिरर में आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया होगा कि जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने ही दूर इमेज, ऐसा पढ़े थे। ये बोलते हैं u और ये बोलते हैं v, तो एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। बोलो समझ में आ रहा है सबको? तो v इक्वल टू -u होता है, तो जितने दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, तो इमेज की दूरी -10 सेंटीमीटर। तो आपको फाइनल इमेज कहां मिला, यहां लिख दो, हेंस फाइनल इमेज I2 is formed, I2 is formed, I2 बनेगा, कहां बनेगा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर किससे M2 से। तुम अगर M1 से हम पूछ दे दूरी और हम M1 से पूछ दे तो क्या बताओगे, और हम बच्चों M1 से पूछ दे तो क्या बताओगे, M1 से दूरी पूछे तो बताओ ना इस इमेज का दूरी, बहुत आसान है। देखो ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, देखो यहां से यहां तक 30 और ये 20, 50 में से 10 कम हो गया तो कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से एक बार समझा दें, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा इसमें, आप पता नहीं कंफ्यूज इस चीज को लेकर के हो रहे हो। देखो इधर ध्यान दे सभी लोग, पहला ये ऑब्जेक्ट है, इस पर गया टकराया, फिर इमेज बना। तो इसमें आपको देखना होता है कि ऑब्जेक्ट कहां है, तो हमने F मार्क किया, C मार्क किया, अब देखो ऑब्जेक्ट C और F के बीच में, इमेज बाहर C के बनता है, बना है। ये नहीं भी मार्क करते तो आ जाता है आंसर, बिकॉज हमारे पास नंबर है ना। तो आप ऑब्जेक्ट दूरी ले लो, ऑब्जेक्ट दूरी ले लिए, इधर साइड है तो निगेटिव, फोकल लेंथ ले लो निगेटिव, भी निकाल लिए, हमेशा इतना करना है। भी निकालने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि 60 पे बनाना है, इस मिरर से 60 नापो, तो यहां तक था 30 और यहां तक था 20, 50 और 10 इधर और आना पड़ेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी इसके लिए कोई बोलेगा पीछे ऑब्जेक्ट, हाँ है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है भाई, इमेज भी तो पीछे बनता है, आपका इमेजिनेशन रहता है ना। एक्चुअली हकीकत में क्या हुआ होगा, लाइट जब आ रहा होगा जब भी वो यहां चला होगा, देखो ऐसे हुआ होगा, देखो ये जब लाइट आ रहा होगा ना, देखो लाइट आ रहा होगा, यहां तक आया और आने के बाद अंदर डॉटेड लाइन से सोचो कि गया होगा, बट वो टकरा के यहां मिल गया, देखो दिख रहा है फाइनल इमेज, यहां पर मिल गया टकरा के, सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से लाइट चला, यहां पर इमेज बनने वाला था बट रास्ते में मिरर मिल गया, इसे फिर टकरा के यहां फाइनल इमेज बन गया। बट हम कल्पना करेंगे कि शायद यहां भी इमेज बना होगा, इमेजिनरी, और ये वाला इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके लिए देखो समझ में आ रहा, फर्स्ट मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, सेकंड मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, क्लियर हो गया?
तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इधर दूरी ले लो 10, इधर ले लो 10। अब माइनस प्लस में लोचा आ रहा, नहीं आएगा, अगली बार ध्यान देना। लाइट ऐसे आ रहा, लाइट ऐसे आ रहा, तो इसके इधर जा रहे हो तुम, तो कौन सा साइन होगा? प्लस, और इसके अपोजिट जाओगे तो माइनस। समझ में आया? मिरर उल्टा हुआ है। साइन कन्वेंशन में आप ऐसे पढ़े थे, अब उसी को हम ऐसे घुमा दिए। अब आप सोचो, ऐसे घुमा दिए तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस। आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको हम ऐसे पलट दिए, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। देखिए ये क्वेश्चन से चालू करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम, इससे पहला रिफ्लेक्शन हो रहा, मतलब पहला कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। यहां लिख देते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। अब इससे हर चीज नापेंगे, इसके पोल से हर चीज नापेंगे। इसके पोल से ये ऑब्जेक्ट दूरी, इसके पोल से ऑब्जेक्ट दूरी -20 हो गया। माइनस क्यों हुआ? इधर है, सबको पता है इंसिडेंट रे ऐसा जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इंसिडेंट रे बाद में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फोकल लेंथ, सबको याद होगा कि कॉन्वेक्स का फोकस कॉन्वेक्स का फोकस गोला इधर बनता है। देखो इधर गोला इधर बनेगा, तो इसका फोकस कहां होगा? पीछे होगा। बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम बना रहे हैं तुमको समझाने के लिए, बट बिना बनाए भी जो बच्चा पढ़ा हो तो समझ ही आएगा। देखो ऐसे गोला बनता है, इधर C, उसका आधा F, इसका F पीछे होता है। जब इधर होगा तो प्लस में होगा ना, यहां फंस गए होगे तो गलत हो जाएगा। ये फोकस इसका पीछे जाता है बच्चों, इसका फोकस पीछे जाता है 20 पे। ये देखो पीछे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब U और F पता है तो V तो आराम से निकालोगे। ये क्या फॉर्मूला है? UF डिवाइडेड बाई U माइनस F, UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। तो कितना होगा? -20 इंटू +20 अपॉन में -20 -20, ये हो गया -400 डिवाइडेड बाई -40। सही है, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। क्या बात है, +10 आया, क्या खुशखबरी है। प्लस किधर जाओगे? इधर। देखो हर चीज हम नहीं बोल रहे हैं, ये डायग्राम खुद ही बोल रहा है। यहां से +10, यहां से +10, यहां आएगा I1, ये आ गया +10 बच्चों, प्लस में इधर जाना पड़ेगा। अब आप याद करिए क्या कहानी बताए थे हम, कि इस मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट है। देखो I1 acts as virtual object for M2 के लिए। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके पोल से लिया जाएगा। इसके पोल से लेंगे तो देखो 30 और 20 50, ध्यान देंगे 30 और 20 50 और 10, कितना हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? -60। माइनस क्यों? अभी सिखाया था, एकदम दिमाग में डाल लो यार, माथा मत पकाओ मेरा। ऐसे मिरर है, मिरर ऐसा है, तुम साइन कन्वेंशन जो पढ़े तो उसको उल्टा कर लो। अब ऐसे आओगे, इधर जाओगे तो प्लस होगा, और इसके इधर रहोगे तो क्या होगा? माइनस। क्लियर हो गया है ना? 10 बार नहीं बताते। ये पोल हो गया, इंसिडेंट रे के तरफ इधर जा रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे के तरफ इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव इंसिडेंट रे का अपोजिट जा रहे हो तो निगेटिव। तो अब देखो ये मिरर है, इसके सामने है, तो ये हो गया 30 और ये 20 50 और ये 10 60, U 60। फोकल लेंथ देखो, इसका फोकल लेंथ देखो बच्चों, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव ऐसा गोला बनता है। देखो हम ऐसे सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं तुमको सिखाते हैं। ऐसा गोला बनता, तो इधर C आया, इधर F आएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -10। बोलो आ गया समझ में? इसका फोकस सामने होता है, चाहो तो लिख भी सकते हो F2 F1। अब क्या करना है आपको? फिर से V निकालना है। देखो ये V अपने मन से नहीं करना है, निकालना है, फिर बनाना है। तो V निकालना है, तो V बनाते हैं हम लोग। V इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F, U -60 इंटू F -10 अपॉन U माइनस F, -60 -+10, क्या हो गया? -+600, -+600 और -50, एक 0 से 0 कट गया, -12। देखो बच्चों -12 याद करो, इससे माइनस किधर होता है? इसका माइनस सामने, यानी यहां से 12 सेंटीमीटर दूर। ये कितना है भाई? ये 10 है, तो इससे और आगे जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर दूर फाइनल इमेज I2, 12 सेंटीमीटर दूर फाइनल इमेज, माइनस है तो सामने बनेगा। तो आप आंसर यहां लिख लो कि फाइनल इमेज M2 से 12 सेंटीमीटर दूर है। इससे कितना होगा? आराम से निकाल लो। कैसे? 50 में से 12 क्या कर दो? माइनस। ये पूरा 50 है, 30 20 50 में से 12 क्या कर दो? माइनस।
चलिए अगर लाइट रे की तुम बात करोगे जो की जरूरत नहीं है फिर भी बना देते हैं। तो पहला लाइट रे ऐसे चलेगा, एक सेकेंड, पहला लाइट रे ऐसे चला, देखेंगे ये इंसिडेंट रे, और इसमें लाइट आगे डाइवर्ज होता है, लेकिन हम लोग पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग पीछे बढ़ा करके इमेज यहां बना लिए। अब देखो अब लाइट आगे जाएगा, अब लाइट आगे जाएगा, थोड़ा इसको झुका रहे हैं हमको, यहां इमेज बनाना चाहिए था, चलो कुछ नहीं होता, थोड़ा बच्चों और आगे इमेज लेना था, छोटा हो गया। तो ऐसे ये देखो यहां पर ऐसे लाइट जाएगा, समझना, नहीं तो फिर मिरर बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे समझ रहा है, यहां से ऐसे चला टक, यहां मिलके इमेज, और फिर ऐसे फैलेगा, अब फैलेगा फिर यहां से कन्वर्ज होके यहां जाएगा। बोलो समझ में आ गया ना रे डायग्राम? फिर से देखो ये ऑब्जेक्ट था और ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग यानी फैलाता है, फैला दिया, फिर ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज कर दिया, ये फाइनल इमेज। ये आपका बच्चों फाइनल इमेज है I2, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है फर्स्ट इमेज I1। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, हम लोग आखिरी सवाल इसका करने जा रहे हैं। देखो बच्चों तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा, हमने 2 बना दिया। अभी एक थोड़ा सा डिफरेंट लिया हमने, इस बार ऑब्जेक्ट के पास हाइट है। देखो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नापी जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। ऑब्जेक्ट मान लो यहां रख दिया, ध्यान सुनना, मान लो हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो रे, मान लो हम ये एरो नहीं बना के हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिए और इससे 4 सेंटीमीटर दूर, तो भी तुमको ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 mm ही लेना पड़ता। कोई बोला एरो तो है नहीं, अरे भाई हाइट कहां से नापते हो? प्रिंसिपल एक्सिस से नापते ना, बिल्कुल, तो इसलिए आपको लेना ही पड़ता, ठीक है, चाहे हम एरो बनाए चाहे हम एरो नहीं बनाए, हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नापना है ऑब्जेक्ट का और इमेज का। तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा जॉब करना आपको कि हाइट वाला फॉर्मूला भी लगाना है। मैग्निफिकेशन के आपने क्वेश्चन किया है 10th लेवल पे, जो क्वेश्चन आप किए वही हम करा रहे हैं, बस 2 मिनट है। देखिए इधर, तो पहला चीज क्या करोगे आप कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे हो रहा है, तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। अब M1 के लिए आपको U और F की जरूरत पड़ेगी। तो U देखो ये मिरर है तो U सामने है तो -20 हो जाएगा। साइन देखना, फोकस इसका पीछे जाता है, याद ही होगा, सेम टू सेम लिया है, तो इसका फोकस हो जाएगा पीछे जाता है तो +20। तो आपका V निकालना है, तो V इक्वल टू होता है UF अपॉन U माइनस F, अभी किए थे, -20 इंटू 20, सही है, -20 इंटू 20, उसके बाद ये -20, तो ये 10 कुछ तो भी आता है ना बच्चों, कितना आता है ये 10 सेंटीमीटर आता है, याद है, +10, प्लस साइन किधर जाता है, इधर देखो, इधर प्लस साइन इधर, यानी इधर 10 सेंटीमीटर पे, देखो हम यहां बना रहे हैं, इधर 10 सेंटीमीटर पे पहला इमेज बना I1, लेकिन वेट, क्या वेट भाई, अभी हाइट मत बना देना एरो, बिकॉज तुमको हाइट कहां पता है, तुम बस पॉइंट बना सकते हो, ओके। तो एक चीज और निकालना पड़ेगा साथों साथ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -b/u। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ये और ये, बस इतू सी अंतर है यार, इतू सी बात ध्यान रखना था, आराम से याद हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है ना 4 mm, अरे नीचे है भाई, तो माइनस नहीं लगाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, वाई एक्सिस में नीचे, तो माइनस आना पड़ेगा। तो चलिए हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -4, V बताइए, V हो गया 10 माइनस, U हो गया -20, माइनस माइनस कट गया, 0 कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज यहां से आ रहा है, इसको इधर कर दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी -2 mm में होगा, सॉरी, इमेज -2 है, देखो 4 से -2 हो गया, 4 से -2, थोड़ा ध्यान देना, कॉन्वेक्स में कैसा बनता है, वर्चुअल, बस ये तुमको देखना है उल्टा सीधा, वो भी क्या देखना यार, यहां तो बता रहा है, ओ सॉरी, ये तो बता रहा है माइनस मतलब उल्टा, समझता है ना, माइनस मतलब नीचे, यानी कुछ भी अपने मन से ड्रॉ नहीं करना है। कितना वाह क्वेश्चन है, मेरे को तो मजा आ रहा है, तुमको भी आना चाहिए, हर चीज हम अपने मन से नहीं, फार्मूला से निकाल रहे हैं फिर बना रहे हैं। देखो 10 दूर, यानी दूरी 10 सेंटीमीटर, देखना दूरी 10 सेंटीमीटर और हाइट -2, बोलो फील हो गया ना, ये I1 इसके लिए अब काम करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए, आगे कहानी तुम जानते हो। तो I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट
फॉर M2। तो अब सब M2 से देखो, तो M2 से U देखो रे, बस यही ध्यान देना है। ये मिरर है, इधर जाओगे तो प्लस, याद है ना, इसमें इधर प्लस होगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो देखो इसके इधर सामने चले गए 30, 20, 50 और 10 -60। क्या बात है, क्या आपको समझ में तो आ रहा है ना इतना तेज? फिर से देखो, ये मिरर 30, 20, 50 और 10 60 ऑब्जेक्ट यहाँ पे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके लिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट -2 है। अच्छा, फोकल लेंथ इसका देखो, इधर नहीं, सॉरी इसका देखना है ना, इसकी बात कर रहा हूं, सॉरी, इधर गया फोकस, इधर आया सामने में, तो फोकल लेंथ बच्चों इसका +10 हो जाएगा। तो अब भी निकाल लो फिर से, भी UF अपॉन U माइनस F, UF -60 इंटू F 10 अपॉन U माइनस F -60 -10, ये हो गया -600 अपॉन -600, ओ सॉरी गड़बड़ गया, 70 आएगा, 70, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 60 अपॉन 7, 60 अपॉन 7 को पॉइंट में बना लीजिए, कितना आएगा? 5। कितना आएगा पॉइंट में? 8.5। 8.5 प्लस में 56, क्या बात, 8.5 प्लस में, फोकल लेंथ तो नेगेटिव होना चाहिए ना? फोकल लेंथ निगेटिव होना चाहिए, फोकल लेंथ निगेटिव, ओहो सही, सॉरी, इधर प्लस होगा इधर माइनस, फोकल लेंथ निगेटिव होना चाहिए, राइट, फोकल लेंथ निगेटिव होना चाहिए, या माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब सही है ना, देख लीजिए एक बार, 60 में से अब 10 चला जाएगा, ओहो सॉरी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 600 अपॉन -50, यह आ जाएगा माइनस 0 से 0 कट गया, 60/50, 12×5 = 60, -12, ओके सॉरी, -12, माइनस मतलब देखो इधर प्लस है तो -12 इधर सामने, यहां कहीं आपका फाइनल इमेज आई बनने वाला है। अभी हाइट की बात कर लेते हैं, रुको, I2 सब, अब हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कितने दूरी पर है बच्चों, यहाँ मार्किंग भी कर दे, 12, सही है ना, 12 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -V/U, फॉर्मूला लगाइए, हाइट आ जाएगा। थोड़ा सा इधर का मिटा दें, थोड़ा सा इधर का मिटा दें, तो आप कर ही सकते हो ना, वहां जगह नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -V/U। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट मेरे लिए है -2, भी देखिए आपका -12 और U -60, सब यहां लिख लेना, यहां का मत देख लेना, घाई में इसका जगह वो डाल देना। तो ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कट गया और ये प्लस हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया, 12 से काटे तो 5 और ये इधर चला गया 2/5। फिर से एक बार देख लें, ये 12 60, 2/5, 2/5 0.4 प्लस में बच्चों 0.4, क्या बात है, एकदम छोटू सा बनेगा भाई, पॉइंट साइज हो जाएगा बराबर, क्योंकि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, पॉइंट साइज। और देखो प्लस में, प्लस का मतलब माइनस नीचे बनाते हो, तो प्लस कहां बनाओगे, ऊपर, ये बना दिया। फिर से हम आपको बना दे एक बार पूरा डायग्राम, नहीं रे डायग्राम नहीं बनाना होता है, तो हम आपके लिए बनाते हैं, बस सामने में पूछते हैं लोग। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये आपका I1 और ये आपका दूसरा वाला फाइनल इमेज I2, 0.5, इसका हाइट कितना है, 0.5, समझ में आ रहा है? अब सुनो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज क्या पूछा था, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 से बताना होता है, शायद इसमें M1 से छूट गया लिखना, M1 से बताने बोला है, तो आप बता दोगे ना, हाइट तो नहीं बदलेगा, हाइट M1 से नापो, M2 से नापो, हाइट यही रहेगा। तो इमेज का हाइट बच्चों ध्यान समझना, इमेज का हाइट कितना आया, 0.4 mm, और दूरी देखो बहुत आसान है, टोटल देख लो, 50 में से 12 माइनस कर दो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना आएगा, 50 - 12, 50 - 12 कितना होता है, 38 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। तो बस इस प्रकार के क्वेश्चन आई होप बना लोगे, बहुत आसान है। एक चीज और सुन लो, बचाते जाते हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, मान लो एरो नहीं बनाए होते, हमने बताया था अभी, ऐसे डॉट बना देते ना, यहाँ पर हमने डॉट बना के और लिखते कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये 4 mm दूर है, तो भी ऐसे ही करना होता। कोई बोला क्यों, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अरे यार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से नापी जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से,
तो आपके लिए हाइट ही जैसा है, आपके लिए हाइट ही जैसा है, बस यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, बाकी सब कहानी खत्म। मतलब आपको यहाँ पे दिया गया कि 4 mm दूर, तो आपको यहाँ भी निकालना पड़ेगा कितना mm दूर, तो 2 mm दूर आएगा, फिर यहाँ भी दूरी निकालना पड़ेगा 0.4। समझ में आ गया ना? आ गया होगा। कोई जरूरी नहीं हम एरो बनाए, बिकॉज साइन कन्वेंशन बोलता है कि हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से नापना है, इससे कितना नीचे है, इससे कितना ऊपर है। ठीक है। एक और चीज, मान लो इससे 4 mm दूर हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया 4 का, तो बताओ ऑब्जेक्ट का हाइट कितना लोगे? 8 लेंगे। बस इतनी सी बात है, आप दिल में उतार लो, ये 4 और ये 4 8, क्योंकि हाइट कहां से नापी जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस से। यहां भी वैसे निकालना, समझ में आएगा तुमको। चलिए बच्चों, तो बस अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है वेलोसिटी। मान लीजिए आप प्लेन मिरर में पढ़े वेलोसिटी का। प्लेन मिरर में 2 कॉन्सेप्ट पढ़े अपने। पहला क्या पढ़े? अगर परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी निकालना है तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इमेज बाई 2। हाँ, और दूसरा पढ़े तुम अगर पैरेलल चलोगे ऐसे, तो जितना ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ही इमेज चलेगा, सेम। अगर किसी एंगल पे चलोगे तो आप उसके 2 कंपोनेंट तोड़ करके आराम से निकाल सकते हो। बट ये प्लेन मिरर की बात थी। क्यों वही सेम क्यों नहीं लगा सकते? बताओ यहाँ पर कोई गेस करेगा क्यों सेम नहीं लगा सकते? बिकॉज प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट दूरी और इमेज दूरी हमेशा क्या रहता है? इक्वल। लेकिन कॉन्केव कॉन्वेक्स में इक्वल नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट को तुम थोड़ा सा लाओगे, इमेज ज्यादा भी भाग सकता है, बिकॉज यहाँ पे अलग कहानी है। ऑब्जेक्ट रखो यहाँ तो इमेज पास में रहता है। याद करो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता था इमेज कहां जाता था? दूर। बताया ना हमने टेक्निक। कॉन्केव में क्या टेक्निक था? ऑब्जेक्ट को आप पास लाते हो तो इमेज कहां भागता है? दूर। तो भाई उसके लिए सेम फॉर्मूला कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसका हम लोग पहले फॉर्मूला निकालेंगे।